स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। सरजू अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी कुछ ही देर बाद वो देखता है कि उसका जो बेटा है वो भागा भागा उसके पास आ रहा होता है। अब वो उसके पास जब पहुंचता है तो भागने की वजह से वो काफी हाँफ रहा होता है। अब सरजू उसको कहता है कि बेटा क्या बात होगी, कुछ घर में दिक्कत आ गई, इतना तू तेज तेज भाग के आ रहा है, क्या काम है बता, क्या कुछ हुआ। अब सरजू का बेटा कहता है कि आपके नाम से ना एक खत आया है। अब ये खत जो है वो सरजू देखता है। जो खत था ना उस पर जो नाम लिखा था वो नाम से सरजू काफी वाकिफ था। ये उसके पुराने मालिक के नाम से था। अब जब सरजू ये खत देखता है तो उसको कुछ पुराना याद आता है कि वो इन्हीं मालिक के घर पे काम किया करता था, लेकिन आज तो वो अपने खेतों में काम कर रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से अब वो अपने मालिक के पास काम नहीं कर रहा। इसका जवाब तो आपको तब मिलेगा जब आप इस वीडियो में बने रहेंगे और किस्सा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही ये भयानक राज भी खुलता जाएगा। सरजू जब खत को पढ़ना शुरू करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता, सिर्फ कुछ ही पंक्तियाँ लिखी होती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मुझे आके मिलो। साथ में खत के साथ कुछ पैसे भी होते हैं ताकि सरजू अपने आने जाने का जो खर्चा है उसका पहले ही बंदोबस्त कर दिया गया था। अब सरजू थोड़ा सा डबल माइंडेड हुआ था भाई कि मालिक ने मुझे वापस क्यों बुलाया और मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो हुआ उसके बाद फिर मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना। अब मालिक का दिमाग ठंडा हो गया होगा तो उससे मुझे क्या लेना देना भाई, कल को फिर गर्म हो जाएगा। अब मैंने खेती करनी शुरू की है अपनी ज़मीन पर, कुछ ठेके पर लेकर भी करनी शुरू की है, फिर मेरा काम धरे का धरा रह जाएगा। ये काफ़ी सवालात जो थे वो सरजू के मन में थे, लेकिन एक अट्रैक्शन भी तो थी। सरजू अपने मालिक से बड़ा प्यार करता था और मालिक भी सरजू को बहुत अच्छे तरीके से रखता था। सरजू की नौकरों जैसी कोई वहाँ पर ऐसा नहीं था, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से रहन सहन था उसका। वहाँ पर वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और साथ के साथ ही घर के छोटे मोटे काम भी। लेकिन अब सरजू डिसाइड करता है कि उसे जाना तो चाहिए। मैं जाकर वहाँ पर ना ही चाहे कर रहा हूँ कि मालिक अब तो मैं अपने घर पे जो है अपनी ज़मीन पे काम करने लग पड़ा हूँ, तो अब तो मैं नहीं नौकरी कर सकता, लेकिन फिर भी एक बार जाना चाहिए। मालिक ने बुलाया है तो जाएंगे। अब सरजू ट्रेन पकड़ता है और पहुंच जाता है अपने मालिक के घर। जब वो अपने मालिक के घर जाता है तो अजीब सी मनहूसियत महसूस होती है। सरजू के मालिक का जो घर है वो काफी ज्यादा चहल पहल वाला, बेटे बहू पोते पोतियां, लेकिन अजीब से तरीके की मनहूसियत छाई हुई थी, खामोशी के रूप। अब जब सरजू अंदर एंटर करता है तो मालिक जब बाहर आते हैं वो जल्दी से सरजू के पास आते हैं और सरजू के गले लग के रोने लग पड़ते हैं, काफी ऊंची ऊंची। सरजू ने तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। वो सोच रहा था कि भाई मालिक है, कहेंगे कि हाँ भी सरजू देख भाई हमें ज़रूरत है, बता करेगा काम के नहीं। लेकिन यहाँ पर तो जो सीन है वो बिल्कुल ही उल्टा हुआ था। मालिक तो ऐसे गले रख के रो रहे थे जैसे कोई बच्चा रोता है। अब सरजू पहले कुछ सेकंड तो ये बात समझ नहीं पाया, फिर वो जैसे तैसे करके मालिक को संभालता है कि मालिक क्या हुआ बताइए तो सही, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। कुछ देर सरजू को संभालने में लग सकते हैं मालिक को, और उसके बाद फिर मालिक बैठते हैं, सरजू को बिठाते हैं, पहले पानी वगैरह चाय वगैरह का सारा उसको पिलाया जाता है। मालिक कहते हैं कि सरजू मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। सरजू कहता है कि मालिक चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कुछ हुआ है क्या, मतलब जिससे आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो मालिक कहते हैं कि सरजू अंजलि नहीं रही। अब जैसे ही सरजू ये बात सुनता है तो उसके पांव तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वो कहते हैं कि मालिक क्या हुआ, अंजलि को क्या हुआ। तो मालिक कहते हैं कि जो तूने कहा था शायद वो ही अंजलि को ले गई, शायद नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि वो ही अंजलि को ले गई। अब जब ये बात सरजू सुनता है उसकी आंखों में भी आंसू थे, साथ के साथ ही थोड़ा सा गुस्सा भी था मालिक पर कि मालिक को पहले मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग के खेत। मेरी बात ना मानने का सिला एक जान से भुगतना पड़ा, और वो भी मालिक को अपनी बेटी की। लेकिन ऐसा हुआ भी क्या था सरजू के साथ कि सरजू की बात नहीं मानेगी और लगभग उसे अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया गया। तो सरजू की कहानी क्या थी और क्या कहानी थी
उसकी नौकरी के जाने की। अब सरजू तब से मालिक के यहाँ काम कर रहा था जब से वो अभी नाबालिग था। छोटी सी उम्र में ही वो मालिक के यहाँ पर काम करने आ गया और मालिक उसको बहुत ज़्यादा प्यार से, सम्मान से रखते थे। पहले तो वो घर के जो छोटे-मोटे काम किया करता था, फिर उसके बाद जैसे वो बड़ा हुआ, फिर उसको सिक्योरिटी का भी, लेट्स से मतलब घर की राखी का भी काम दे दिया गया। अब सरजू भी काफ़ी खुश था। पैसे तो उसको मिलते ही थे, साथ के साथ ही उसको अब जैसे उसकी शादी हुई, पहले उसकी कई बार माँ जो है वो बीमार रहती थी, उसका भी खर्चा हुआ, पिता भी बीमार हुए, उसका भी खर्चा हुआ। जब शादी हुई, वो भी खर्चा मालिक ने ही दिया और यहाँ तक कि एक छोटी-सी ज़मीन के लिए भी पैसे दिए ताकि वो तब तक जो वहाँ की ज़मीन है वो किसी को ठेके पर दे दे, लीज़ पर दे दे और जब वो इस लायक नहीं रहेगा कि अब वो काम कर सके, तो फिर वो उसके बाद ज़मीन को बेचना चाहे बेचे या जो उसके ठेके से उसको पैसे मिले होंगे उससे अपनी गुजर बसर कर रहा है। यहाँ तक उसके मालिक उसके बारे में सोचते थे। अब ना ही सिर्फ मालिक बल्कि जो मालिक की पत्नी है या फिर बाकी उनके बेटे बेटियां जितने भी थे सभी सरजू के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते थे। कभी भी उनको इस तरीके का फील नहीं होता था कि वो उनके घर में नौकर है। लेकिन फिर भी सरजू जो है वो अपनी लिमिट्स जानता था। सरजू भी इस तरीके का कभी कोई बिहेवियर नहीं करता था जहाँ वो ऐसे रिएक्ट करे कि बस अब वो अपने आप को एक कारिंदा, एक नौकर नहीं समझ रहा। इसी की वजह से जो ये बैलेंस था एक बना हुआ था। तो बात तब की है जब एक दिन मालिक सरजू को बुलाते हैं। मालिक काफ़ी खुश थे। अभी कुछ ही समय पहले उनकी बेटी अंजलि की शादी हुई थी और मालिक सरजू को बुला के कहते हैं कि सरजू मुझे ये तो बता कि तू घूमने कहाँ-कहाँ गया? सरजू कहता है कि मालिक अब आपके सामने ही है। आप तो ये तो आपकी दुआ है कि जब मेरी शादी हुई तो आपने मुझे घूमने के लिए दिल्ली भेज दिया, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है। तो मालिक हंसते हुए कहते हैं कि एक बात बता सरजू कि पहाड़ों की सैर करेगा? अब सरजू खुश होकर कहता है कि मालिक बिल्कुल करेंगे। तो मालिक कहते हैं कि सिर्फ सैर नहीं करनी, कुछ समय वहां पर रहना भी पड़ेगा। सरजू को बात समझ नहीं आई। सरजू अपना सर खुजलाते हुए कहता है कि मालिक मैं समझा नहीं। अब जब मालिक सरजू को कहते हैं कि बेटा बात ऐसी है कि मैंने ना एक फार्म हाउस लिया है कुल्लू, और कुल्लू से कुछ बाहर है, मतलब कुछ जंगल का एरिया है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, बंगलो टाइप। तो वहाँ पर अभी अंजलि को जो है वो, तुझे पता ही है कि पहाड़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब अंजलि उदास है। मुझे ये नहीं पता किस बात के लिए उदास है। अरे भाई यहाँ पर कौन से पहाड़ है? अब जहाँ पर अंजलि की शादी हुई थी वो एरिया भी प्लेन थे, लेकिन वहाँ पर अंजलि की शिकायत थी कि गर्मी बहुत है। यहाँ पर तो फिर भी कुछ हद तक ठीक था। तो फिर उसकी खुशी के लिए उन्होंने एक बंगलो टाइप लिया था कुल्लू की तरफ, ताकि गाहे बगाहे जब भी अंजलि का मन हो तो वो अपने पति के साथ वहाँ पर जाए। हफ्ता रुके, 10 दिन रुके, 15 दिन रुके, उसकी मर्जी। तो यहाँ पर कुछ होटल वाला इनका सिस्टम नहीं था। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी रिच फैमिली थी, तो ऐसा नहीं था कि भी होटल में रुकेंगे, हो सकता महीनों भी रुकें। अपने हिसाब से इनको जो ठीक लगा इन्होंने बंगला लिया, साथ के साथ ही प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। अब जैसे जैसे मालिक उसको बताते जा रहे थे कि भाई बात ऐसी है कि अब बंगले में तुझे रहना पड़ेगा, ताकि मैं तो भाई किसी और पर विश्वास कर नहीं सकता। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो रेनोवेशन का काम चल रहा है, पेंट वगैरह हो रहा है, कुछ जो भी आलतू फालतू जो चीज़ें हैं टूटी फूटी थोड़ी बहुत ही होंगी, क्योंकि कुछ देर से बंगला बंद था। तो उनका भी जो है सभी तू देखेगा भाई। अब जब सरजू ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सरजू को पहले ये फील होता है कि कहीं मालिक मुझे अपने से अलग तो नहीं कर रहे। इतनी दूर जाऊंगा, मालिक के सिवा अकेला रहूंगा। अब जब उसकी आंखों में आंसू होते हैं तो मालिक पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ? तो सरजू अपने मन की बात करता है तो मालिक ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुझे एक जिम्मेदारी दी है और कुछ सोच समझ कर तो दी है, तुझ पर विश्वास है, किसी और को भी तो भेज सकते हैं। और वहां पर कौन सा तूने सारी उम्र रहना है? कुछ ही महीनों की बात है, जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा बंगला उसके बाद तो फिर वापस आ जाएगा। तब तक तू, एक और जिम्मेवारी है कि वहां पर एक हेल्पर वगैरह ढूंढ जो विश्वासफुला हो और जिस पर विश्वास हो उसी पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बंगलो तो जो है वो तकरीबन बंद ही रहा करेगा, जब बेटे का मन किया तब जाया करेगी, हमारा मन किया हम चल जिया करेंगे। तो जो बाकी दिन होंगे तो ऐसे तो बंद नहीं रखेंगे ना, किसी की देख रेख में ही रखेंगे। तो तूने दूसरा काम तेरा ये भी है कि तूने कुछ ऐसा बंदा ढूंढना है जो ऐसा, या परिवार ढूंढ ले जो देख रेख कर सके।
अब सरजू बात समझ चुका था और सरजू अब करता है तैयारी कुल्लू जाने की। कुल्लू जब सरजू पहुंचता है तो जैसा मैंने कहा कि जिंदगी में उसने पहाड़ तो पहली बार ही देखे थे। हसीन वादियां, बहती हुई नदी, बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ों से टकराते हुए बादल सरजू का मन मोह रहे थे। अब सरजू तो ये सोच रहा था कि वो स्वर्ग में पहुंच गया। सरजू की ये बहुत बड़ी गलती थी। उसकी सोच बहुत गलत थी। जो देखने में लग रहा था स्वर्ग, वो कुछ ही समय बाद उसको नरक का ऐसा एहसास दिलाने वाला था कि सरजू कभी पलट कर भी वापिस ना आए। अब सरजू पहुंचता है उस बंगले की ओर। जैसे ही सरजू उस बंगले की तरफ देखता है, उसको एक अजीब सी नेगेटिव सी वाइब तो आती है। लेकिन अब बंगला जैसे कहा गया कि कुछ देर से खाली था। जब सरजू जा रहा होता है तो फिर वहां पर बंगले में कुछ काम चल रहा होता है, क्योंकि मालिक ने पहले किसी आदमी को लगाया होता है टेम्परेरी तौर पर कि जब तक सरजू नहीं आ जाता तब तक तू देख रेख करेगा, उसके बाद फिर सरजू को हैंड ओवर करने के बाद तू अपना काम करना। खैर अब वो जब पहुंचता है, कुछ उसको हल्का फुल्का नेगेटिव तो महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो यही बात सोचता है कि भाई अब नई जगह है मेरे लिए भी और काफ़ी देर से बंद भी पड़ी है, तो खाली खाली जगह है, जब परिवार आएंगे लोग रहेंगे तो फिर नेचुरली बात है इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ जाएगा। अब यही बात सोच के जब सरजू उस आदमी से मिलता है और फिर वो आदमी सब उसको अपडेट करता है कि भाई यहाँ यहाँ इतना इतना पेंट का काम रह गया है, कुछ ही दिनों की बात है, सारा काम हो जाएगा। सरजू तसल्ली से सारा बंगलो घूमता है, जो आंगन होता है उसको देखता है, जो पीछे का सारा जो बैकयार्ड होती है वहां पर देखता है। पेड़ वगैरह भी लगे हुए थे, जो कि काफी अच्छा में एक मतलब महल टाइप का जो एक वो बंगलो था। तो सरजू को तो काफी पसंद आता है, लेकिन एक चिंता सरजू को तो थी, जो वो मालिक से तो कह नहीं पाया कि मैं इस इतने बड़े बंगलो में अकेला रहूंगा कुछ महीने। हालांकि सरजू के मन में कभी ये ऐसी कोई बात आई नहीं कि कुछ ऐसा वैसा डर जैसी चीज। गांव के लोग कम ही डरा करते हैं, लेकिन फिर भी एक नई जगह पर अकेले रहना कुछ अटपटा तो था। लेकिन वो मालिक को ना थोड़ी कर सकता था। वो तो उनके एक हुक्म पर अपनी जान तक दे सकता था, तो अकेले रहना तो एक बड़ी छोटी सी बात थी। खैर अब जब वो सारा मुआयना करता है तो पहली रात तो उसकी थकावट में ही गुजर जाती है। उसको इतनी थकावट होती है कि उसको कुछ होश ही नहीं होती। अगले दिन वो उठता है, चाय पानी का अपने बंदोबस्त करता है, पेंट वाले आते हैं, उनके साथ वो मिलकर काम कराता है और देखते ही देखते दिन गुजर जाता है। अब जब वो अगली रात को सोने की कोशिश कर रहा था, आज उसको नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि थकावट तो उसको आज भी थी, काम उसने आज भी साथ में कराया था, लेकिन फिर भी अजीब से तरीके की मनहूसियत उसको फील हो रही थी, ठीक ऐसी ही जैसे उसको उस बंगलो के अंदर एंटर करते हुए हुई। लेकिन उसको ये बात समझ नहीं लग रही थी कि आखिर दिक्कत क्या है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि नई जगह है, नया इलाका है, नया घर है, तो उसकी वजह से कोई परेशानी आ सकती है, तो ये एक आम बात है। लेकिन जो अब सरजू देखने जा रहा था, वो आम बात कतई नहीं थी, क्योंकि जो सरजू के कमरे का जो जहाँ पर वो आराम कर रहा था, उसकी जो खिड़की है, उसका जो खिड़की का फेस था वो बैकयार्ड की तरफ था और बैकयार्ड में कुछ पेड़ लगे हुए थे। अब इसमें से अनयूजुअल बात क्या थी कि एक पेड़ की पत्तियां काफी तेज हिल रही थी, जैसे काफी तेज हवा के झोंके उन पत्तियों को हिला रहे हैं। आम बात है, इसमें कोई अनयूजुअल बात क्या। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बाकी पेड़ थे, वहां पर तो एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ना ही सिर्फ वहां पर, बाकी इर्द गिर्द एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। सरजू को ये बात काफी अजीब लगती है। जब सरजू कुछ समय तक उसको देखता है, उसको पहले महसूस होता है कि भाई थकावट की वजह से मुझे कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा। आंखें मिलता है, जाता है रसोई में, पानी पी कर आता है अच्छे तरीके से, आके फिर वापस देखता है, लेकिन फिर वही पेड़ की पत्तियां हिले जा रही थी। अब ना ही सिर्फ उस पेड़ की पत्तियां हिली जा रही थी, बल्कि उसकी शाखाओं पर सरजू को एक सफेद रंग की परछाई सी नजर आती है, जो धीरे धीरे वो पत्तियों से होते हुए पेड़ के तने की तरफ जा रही थी। सरजू को ये बात काफी अजीब लगती है। आज सरजू पहली बार डर रहा था।
क्योंकि ये कोई चीज़ जो देख रहा था वो कोई इंसानी तो नहीं थी। देखते ही देखते जो वो सफ़ेद रंग की परछाई थी वो तने की तरफ जाती है, तो उसको महसूस होता है कि वो जो परछाई है वो कोई इंसानी रूप ले रही है, जिसकी पीठ सरजू की तरफ थी। अब सरजू ये देखी जा रहा था और उसकी हैरानी की कोई सीमा तो थी नहीं कि इस चीज़ की जस्टिफिकेशन क्या हो। वो देखता है कि उसके लंबे लंबे जो बाल हैं वो अपना सर धीरे 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 हिलाई जा रही है। अब सरजू थोड़ा सा डरते डरते पूछता है कि कौन हो आप, और हमारे ये घर है वहां पर आप क्या कर रही हो। लेकिन उस एंटिटी का, उस चीज का कोई जवाब आता ही नहीं। वो ठीक वैसे ही हरकत करी जा रही थी जो सरजू के ये सवाल पूछने से पहले हो रही थी। लेकिन सरजू अब थोड़ा सा कम डर रहा था, क्योंकि थोड़ी सी उसको हिम्मत आई और वो फिर से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, ये तो हमारा घर है। जब 2-3 बार सरजू ये बात कहता है तो उसके बाद उसको मिलता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मिलता है उस एंटिटी की तरफ से। वो एंटिटी अपना सर घुमाती है, बिल्कुल मुड़ती नहीं है, सर घुमाती है। और उसका जो चेहरा भी था इतना बिगड़ा हुआ था कि मानो जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब डाला हो। आंखें उसकी बाहर निकली हुई थी। जैसे ही सरजू ये देखता है उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन उसकी तो कोई चीख भी सुनने वाला नहीं था। सरजू उस इतने बड़े घर में अकेला इंसान था और उसको सामने नजर आ रही थी एक प्रेतनी, बेहद खौफनाक। अभी तो घर में मंदिर भी स्थापित नहीं हुआ था, कोई भी भगवान की फोटो नहीं थी। लेकिन सरजू कुछ सोच पाता उससे पहले वो जो एंटिटी थी वो भागी भागी, इतनी तेज जानवरों की तरह भागी भागी उसके कमरे की तरफ आती है। और जो वो कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर था। अब वो उसके बिल्कुल सामने थी और बीच में सिर्फ एक जो बैरियर था वो खिड़की का था। लेकिन वो कितनी देर रहने वाला था इसके बारे में सरजू को भी नहीं पता था। सरजू तो बस चीखें मारता मारता दूसरे कमरे में जाता है जो बैकयार्ड से कनेक्टेड नहीं था किसी भी तौर पर, यानी कि खिड़की या कमरा। वो उस तरफ जाता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। आज की रात सरजू की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। सरजू की जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी, क्योंकि अब वो उस घर में अकेला नहीं था, एक बिन बुलाया मेहमान था। वो प्रेतनी बिन बुलाया मेहमान थी या सरजू था, ये तो पता नहीं। लेकिन जिस प्रॉपर्टी के बारे में सरजू बात कर रहा था कि ये उसकी है, इसकी गलतफहमी सरजू को थी। और वो गलतफहमी सारी रात में दूर हो गई, क्योंकि सारी रात कमरे में तो कोई नहीं आया। इसके बारे में सरजू को नहीं पता कि क्या शक्ति थी जिसकी वजह से वो कमरे में नहीं आ सकी, क्योंकि सरजू परमात्मा का नाम तो जपता रहा। डर के मारे वो कांपता रहा और वो जो एंटिटी थी उसकी आवाज आसपास गूंजती रही, ऊंची ऊंची चीखों की, पायलों की, जैसे वो उसको उकसा रही थी कि वो उस कमरे से भी डर के बाहर निकले और मैं उसको अपना शिकार बना दूं। लेकिन वो कहावत है ना कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। सरजू के साथ भी यही था। डर में, दहशत में गुजारी रात अब सुबह का रूप ले चुकी थी और वो जो चीखें थी, वो पायलें थी, वो भी अब गायब सी हो गई थी। उनकी आवाज भी अब गायब सी हो गई थी। लेकिन सरजू के मन में बसा हुआ डर वो गायब नहीं होने वाला था। वो तो चीख चीख कर सबको बताने वाला था कि उसके साथ उस रात हुआ क्या। अगली सुबह जब काम वाले आते हैं तो सरजू ऐसे ही दुबक कर बैठा हुआ था अपने कमरे में, और जो वो उसके पहले का जो सुपरवाइजर था जो देख रेख कर रहा था वो भी आता है। लाख बार दरवाजा खटखटाने के बाद सरजू दरवाजा खोलता है और उसकी तो सिट्टी पुट्टी गुल हुई होती। वो जो सुपरवाइजर था उसके पहले का, उसको साइड पर लेकर जाकर सारा किस्सा बताता है। अब जो वो सुपरवाइजर था उसकी बात पर ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी पहाड़ों में रहने वाला था और पहाड़ों में ऐसी वारदातें कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है।
लेकिन वो सरजू को ये हिदायत करता है कि वो अपना मुंह बंद रखे, ताकि नहीं तो ये जो वर्कर हैं, जो लेबर है, ये भाग जाएंगी और काम अधर में लटक जाएगा और मालिक गुस्से होंगे। यहाँ पर सरजू को अपने आप पर इतना यकीन था कि मैं मालिक से बात करूंगा तो मालिक मेरी बात को सुनेंगे। शायद उसकी गलतफहमी थी, बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि अब सरजू वहां से तो कोई ज्यादा बात करता नहीं है और उसको कहता है कि नहीं, मैं मालिक के पास जाके मालिक से बात करूंगा। हालांकि उसको बेहद समझाया जाता है उस सुपरवाइजर की तरफ से कि ऐसा मत करे। हो सकता है कि कोई ऊपरी हवा होती है कई बार जो गाहे बगाहे किसी को नजर आ जाती है, लेकिन सरजू सरजू तो अपने आप को उस परिवार का मेंबर ही समझता था। वो कैसे ऐसे होने दे सकता था कि उसकी बहन जैसी जो मालकिन है अंजलि, वो यहाँ पर आए अपने परिवार समेत और उसको भी किसी इसी तरीके से किसी भी चुड़ैल का, किसी भी प्रेतनी का सामना करना पड़े। वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। अब वो जाता है मालिक के पास। जब मालिक के पास जाता है तो मालिक को सारी व्यथा सुनाता है, लेकिन मालिक को गुस्सा चढ़ जाता है। शायद वो गलत समय पर मालिक के पास गया था, किसी बिजनेस की टेंशन होगी, कोई घर में लड़ाई होगी, कुछ भी होगा, मालिक का मूड नहीं था सुनने का। वो एक दो बार सरजू को कहते हैं कि तेरा वहम होगा सरजू, लेकिन सरजू तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वहम पल दो पल का होता है, सारी रात का नहीं होता। सरजू बताता है, चीख चीख कर बताता है, लेकिन मालिक तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और बात यहाँ पर आ जाती है कि मालिक उसको काफी ज्यादा डांट देते हैं और गुस्से में कह देते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तू घर में सांप है। तुझे लगता है कि खुशी हजम नहीं हो रही हमारी, निकल जा यहाँ से। यहाँ तक बात आ गई। अब सरजू ये बात भी सहने के लिए तैयार था कि मालिक ने इतना कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। अपने बच्चों को माता पिता ऐसा बोलते ही हैं, वो भी मेरे माता पिता समान ही तो हैं। लेकिन अब जब मालिक ने खुद ही कह दिया कि निकल जा यहाँ से, गुस्से में काफी, सरजू जाते जाते भी हाथ जोड़ता है कि मालिक आप मुझे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस एक विनती है कि वो घर, वहां पर किसी को जाने मत देना। जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं उसको कैसे ठुकरा सकता हूँ? और मैं कैसे ये देख सकता हूँ कि हमारे ही परिवार का जो मेंबर है वहां पर जाए और उसका कोई नुकसान हो जाए। अब मालिक इतने गुस्से में कहते हैं कि हमारे परिवार का मेंबर या मेरे परिवार का मेंबर, तू कब से परिवार का हिस्सा हो गया रे? गुस्से में इंसान काफी कुछ बोल देता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। शायद मालिक ने ये बात बोली, और जब ये बात बोली तो सरजू के दिल को लगी। सरजू चुप करके वहां से निकल लेता है अपने गांव की ओर। ये बात तब की है जब जो टेलीफोन होते थे वो तो शहरों में होते थे, लेकिन गांव में किसी के पास, वो भी सरजू जैसे एक लगभग गरीब आदमी के पास घर में कहाँ टेलीफोन होगा, तो इसलिए उसको खत आया था। वो चल पड़ता है अपने घर की तरफ काफी भारी मन से। रास्ते में सोचता जाता है कि जो मालिक ने मेरे पर एहसान किए हैं जमीन के रूप में, क्या मुझे उसको उतार देना चाहिए? हाँ, मैं उतारूंगा। हाँ, मैं मेहनत करूंगा और धीरे धीरे करके मालिक का एक एक एहसान उतार दूंगा। इसलिए फिर वो अपने गांव में जाकर अपनी खेती करना शुरू करता है। और अभी तकरीबन कुछ 8 ही महीने तो बीतते हैं कि सरजू को वो खत आ जाता है। अंजलि के साथ क्या हुआ? उस बंगलो को रेनोवेट करने में जो कुछ ही दिनों में होने वाला था, वहां पर कुछ दिनों की जगह कुछ महीने लगे, क्योंकि जो मजदूर थे वो गाहे बगाहे घायल होने लग पड़े। कभी किसी की टांग टूट जाती, कभी किसी के बाजू टूट जाता, कभी किसी के सर पर चोट लग जाती। अब इस चीज का गुस्सा भी मालिक को सरजू पर था कि सरजू अफवाह फैलाकर आ गया है और उस अफवाह के डर से सभी मजदूर ऐसा कर रहे हैं। ये सरजू के मालिक की बहुत बड़ी गलतफहमी थी और यही गलतफहमी उनको ले डूबी। उनको कहा, उनकी बेटी को ले डूबी, क्योंकि अब बारी थी जब बिल्कुल बंगलो बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल सही हो गया, रेनोवेट हो गया, तो फिर उनकी बेटी ने कुछ दिन रहने के लिए वहां जाना था। लेकिन अब मालिक बताते हैं कि जब वो उसके वहां रहने गई
तो उसको पहले ही दिन से कुछ अजीब सा महसूस होने लग पड़ा। और ठीक वैसे ही कुछ दिन बाद उसने बताया कि उसको कुछ ऐसा नज़र आता है। लेकिन मैं माना नहीं। मेरी ज़िंदगी में ये दूसरा शख्स था जिसने मुझे एक ही तरह की बात की थी। अब तो वो मेरी बेटी थी। मुझे मान लेना चाहिए था। मुझे लगा कि ये वहम होगा, कहीं किसी मज़दूर के द्वारा, या उस गलती से बेवकूफ़ सुपरवाइज़र ने या फिर सरजू ने तो खुद तो नहीं बता दिया जानबूझकर। ये बेटी तेरा वहम है। लेकिन एक सुबह हमें फ़ोन आता है कि अंजलि नहीं रही। वो रात को अपने हस्बैंड के साथ तो सोई थी। सुबह जब उसका हस्बैंड उसको देखता है, वो बेड पर नहीं थी। वो देखता है अपने इर्द गिर्द, वो कहीं पर नहीं थी। लेकिन जब वो घर के बैकयार्ड में जाता है तो पेड़ के पास खून से सनी हुई एक लाश पड़ी हुई थी और उस पर घावों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने वार किया हो। लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि उस बैकयार्ड की दीवारें इतनी ऊंची थी और उस पर जो कंटीली तारें लगी थी, किसी भी जानवर का आना किसी भी हालत में पॉसिबल था ही नहीं। और उसकी आंखें निकाल दी गई थी। इतनी बुरी तरीके से किसी की मौत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में देखूंगा। वो कहती रहती थी कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन ना मैंने बात मानी और ना ही मेरे जवाई ने। और उसका खमियाजा किसने भुगता? मेरी बेटी ने। फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि सरजू कहता था कि यहाँ पर मत आना। अब जब ये बात सरजू ने सुनी, फिर वही बात कि सरजू को गुस्सा भी था, लेकिन साथ के साथ ही सरजू रोए भी तो जा रहा था। उसने अपनी बहन जैसी मालकिन खो दी थी। खैर, अब सरजू पूछता है कि आपने पता कराने की कोशिश नहीं की कि वहां पर क्या था क्या नहीं था। कहते हैं कि हमने फिर किसी तांत्रिक से कंसल्ट किया कि चलो अंजलि तो चली गई, अब उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन माजरा क्या है? कुछ देर बाद जब तांत्रिक एक निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो जो पेड़ था उसके आसपास खुदाई की जाती है और वहां पर एक कंकाल मिलता है, जिसकी जो स्कल था, जिसकी जो खोपड़ी थी, बड़ी बुरी तरीके से क्रश की गई थी और ये किसी लड़की का कंकाल था। यानी किसी समय पर किसी ने उसको मारकर वहां पर गाड़ दिया था और उसी की आत्मा उस पेड़ के आसपास भटकती है और वो अंजलि को ले गई। खैर, अब जो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। अंजलि वापस आने से रही, लेकिन अब वो बंगला फिर उन्होंने बेचने का सोचा और बेच भी दिया। सरजू के साथ जैसा मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा रिलेशन था। हाँ, एक इस बात से फ़र्क तो पड़ा, लेकिन अब सरजू ये कहने की हालत में था ही ना कि नहीं मालिक, मैं अब वापस जाऊंगा। अब मालिक दरख्वास्त कर रहे थे तो सरजू को मानना पड़ना था। सरजू काफ़ी समय वहाँ तक काम करता है। उनके ही आंखों सामने उनके मालिक भी गुजर जाते हैं, कुछ समय बाद मालकिन भी गुजर जाती है, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनको रखते हैं और उनकी अब तो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ही, मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि रिटायर हो के वो अपने गांव में रह रहे हैं। और मालिक की दी हुई ज़मीन से जो उनको हर साल ठेके के पैसे मिलते थे, लीज के पैसे मिलते थे, वो अब इनका अच्छा गुजारा कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ वो, बल्कि उनके जो बेटे थे मालिक के, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं ताकि किसी भी तरीके की सरजू को कमी ना आए। लेकिन अगर सरजू की बात को गौर किया जाता, उसकी बात को माना ना जाता, सिर्फ उसको थोड़ा सा इंक्वायर किया जाता, उस तांत्रिक को पहले ही बुला लिया जाता, तो एक जान बच जाती, इतना बड़ा हादसा ना होता। खैर, अब जब किसी की आई होती है तो वो फिर खुद ही चलकर चले जाता है वहां पर। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब जो ये दूसरा किस्सा है ना, इसकी भी कहानी बड़ी खौफनाक है और बड़ी अजीब भी, क्योंकि जो स्मृति है वो किसी से भी नजरें नहीं मिलाती, खास तौर पे मर्दों से। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी अजीब सी बात है? लड़कियां, बहुत सी लड़कियां होती हैं जो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करती मेल्स के साथ, लेकिन इसमें कुछ राज है। हाँ है, बड़ा ही खौफनाक राज है। ना ही सिर्फ वो
गैर मर्दों से नज़रें नहीं मिलाती, बल्कि अपने पिता, अपने भाई, अपने कजन्स या अपने बाकी जो मेल रिश्तेदार हैं उनसे भी नज़रें नहीं मिलाती। उसका एक कारण है, हमेशा वो झुकाकर नज़रें बात करती है, या यूं कहें कि अगर कोई मेल उसके बाद, मतलब उसके उस हादसे के बाद जन्म लिया बच्चे ने, तो वो उसने देखा ही नहीं। इस तरीके का सख्त डिसिप्लिन है। उसका कारण क्या है? एक बड़ा अजीब और साथ के साथ एक बड़ा खौफनाक। स्मृति जब 16 वर्ष की थी तो वो अपने मामा जी के घर जाती है। उनके मामा जी एक सरकारी नौकर थे और उनकी गाहे बगाहे बदली होती थी। तो इस बार जो बदली उनकी हुई थी ना, तो वो एक हिमाचल प्रदेश के बड़े अच्छे से शहर कांगड़ा में हुई। अब पहाड़ी इलाका हो तो रिश्तेदार तो भाई कोई ना कोई बहाने से तो आते ही हैं। स्मृति को तो बहाना मिल गया मामा जी के घर जाने का। घर जाना चाहिए था, लेकिन जब हम नई जगह पे जाते हैं तो हमें एहतियात बरतनी चाहिए। स्मृति ने नहीं बरती। अब वो अपने मामा जी के पास जाती है अपनी माँ के साथ, और वातावरण काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है वातावरण। तो एक दो दिन इनको रहते रहते हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बोर होते हैं। तो इनकी जो मामी है, इनकी मदर हैं, और ये प्रोग्राम बनाती हैं कि ये कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ पर जाएंगी और कुछ समय वहाँ पर पूजा वंदना वगैरह करेंगी और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगी। अब इनकी मामी भी जैसे शहर में नहीं थी, बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं था। मंदिर में जाती हैं और जब वहाँ पर कुछ और औरतों से भी बातें वगैरह करती हैं तो पता चलता है कि कुछ ही दूर आगे एक पार्क है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फूल होते हैं। तो अगर आपका मन है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। भाई अब आपके मेहमान आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखाएंगे ना शहर का। मेज़बानों का तो ये फर्ज बनता है। इसलिए फिर वो, मामी को भी इतना पता नहीं था, तो वो पार्क में चले जाते हैं। और पार्क काफ़ी बेहद सुंदर था और नॉर्मल पार्क था, कुछ ऐसा उसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था। लोग थे, चहल पहल थी। तो स्मृति तो काफ़ी एंजॉय करती है ऐसे वातावरण को। अब दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर पोल्यूशन ही पोल्यूशन, भीड़, ट्रैफिक, सारे दिन शोर शराबा, और कहाँ एक जिसे कहते हैं बेहद बेहद खूबसूरत वातावरण। तो स्मृति का तो उस पार्क से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब पार्क तो उनका नहीं है ना। जैसे ही शाम होती जा रही थी, जो भीड़ थी उस पार्क से धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और अब इनको घूमते फिरते हैं, या इनकी माँ और इनकी मामी को बातें करते हैं, समय का पता नहीं लगा और अब तकरीबन अंधेरा हो चला था। अब जब अंधेरा हो चला था तो ये पार्क से निकलने लगती हैं, तो अचानक से स्मृति का ध्यान एक फूल पर पड़ता है। गुलाब का फूल, बेहद सुंदर, बड़ा सा था, कुछ अजीब ही तरीके का। मतलब वैसे नॉर्मल तो गुलाब का फूल होता है, एक छोटे से फूल होते हैं, प्रजातियां अलग अलग होती हैं, लेकिन शायद स्मृति ने जो ये फूल था इतना बड़ा या इतने अच्छा सा पहली बार गुलाब का देखा होगा। स्मृति कुछ भी नहीं सोचती और वो उस फूल को तोड़ लेती है। जैसे ही वो फूल तोड़ती है, वैसे ही एक बड़ी गरजती हुई आवाज उसको सुनाई देती है। ये किसी आदमी की आवाज थी और वो बड़े ही गुस्से से कहता है, बच्ची, ए क्या क्या तूने? एकदम से तीनों डर जाती हैं। वो शायद वहां का रख रखाव करने वाला होगा, माली होगा, पता नहीं, लेकिन वो बड़े गुस्से से उसकी तरफ आगे भागे आता है और वो कहता है कि फूल नहीं तोड़ते शाम को, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या क्या होता है। अब जब ये बात सुनती हैं तीनों जानी तो थोड़ी सी सख्ते में आ जाती हैं। उनको लगता है कि डराने की कोशिश की जा रही है। तो जो इनकी माँ थोड़ी बोल्ड थी, वो कहती हैं कि भाई साहब, आप कौन हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पर रख रखाव करता हूँ, बात फूल तोड़ने की नहीं है, बच्चे ने तोड़ लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये शाम का समय है, जो मतलब रात का समय होने वाला है, यहाँ पर ऐसे कहीं फूल नहीं तोड़ते। तो उनकी माँ पूछती है कि मतलब इसका कारण? वो कहते हैं कि कई प्रेत, कई जिन्नात होते हैं जो पीछे लग जाते हैं। अब जब इनकी माँ सुनती है तो फिर और सख्ते में आ जाती है और कहते हैं कि भाई साहब, आप क्या दकियानुसी बातों में लगे हैं। लेकिन वो आदमी की जो आंखें थी उसमें खौफ नजर आ रहा था। अब वो
स्मृति है ना, वो भी गुस्से में फूल को घेर देती है क्योंकि उसका मूड है जो सारा स्पॉइल हो चुका था। वो उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए अब इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन कोई था जो उसके साथ अब जाने में इंटरेस्टेड था, जिसको जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था या जिसके बारे में तो उसको पता भी नहीं था। अब आदमी ज़्यादा बात करता नहीं, अब महिलाएं हैं, कोई बात हो जाती है तो फिर मर्दों पर ही बात आती है, इसलिए वो गुस्से में चले जाता है और कहता है कि आगे से ऐसा मत करना। बात खत्म होती है, ये तीनों अपने घर आती हैं, अपने पति देव से भी बात होती है, वो भी कहता है बड़ा बदतमीज आदमी था। वो बदतमीज नहीं था, शायद उसके कहने का लहजा थोड़ा सा गलत हो, लेकिन वो जो कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि आज से स्मृति के दिन फिरने वाले थे, बेहद ही खौफनाक तरीके से। अगले दिन इनको वापस जाना था तो ये अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन स्मृति अकेली वापस नहीं आई थी, उसके साथ कोई आ गया था। अब जो स्मृति के दिन थे वो तो बड़े ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रात के समय में उसकी रातें काफी खराब होती थी। पहले कुछ रातों में ऐसा लगता था कि स्मृति के ऊपर कोई है, स्मृति हिल नहीं पाती थी, और ये तो स्लीप पैरालिसिस का लक्षण है, और मेरे हिसाब से सबसे पहले इस चीज को ही गौर किया जाना चाहिए कि हाँ भी स्लीप पैरालिसिस होगा। लेकिन स्मृति के जांघों पर निशान होते थे, जैसे किसी ने उसको नोचा होता है, साथ के साथ ही उसके वक्षस्थल पर। स्मृति कुछ दिन तो किसी से बात करती नहीं है, लेकिन अब जो ये हालत है, अब जो ये हालात हैं और खराब होने वाले थे, क्योंकि स्मृति को जब सुबह उठती थी तो उसको दर्द महसूस होती थी अपने प्राइवेट पार्ट पे, जैसे रात को किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। अभी भी स्मृति ये समझ नहीं रही थी, धीरे धीरे उसकी जो सेहत है वो डिग्रेड हो रही थी, लेकिन अब जो होने वाला था वो स्मृति को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब रात को स्मृति को सपने आते, उसको सपने आते कि वो किसी के साथ, किसी मर्द के साथ संभोग कर रही है, और वो भी कोई जान पहचान वाला, यहाँ तक कि कोई भाई हो सकता है, कजन हो सकता है, यहाँ तक भी उनको वो सपने आ रहे थे जो बेहद घिनौने होते हैं, बेहद बेहद ही इंसान अपने आप में शर्मिंदा होता है। हालांकि सपनों में वो तो कोई किसी का वश नहीं चलता, सपना कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये हमारे वश में नहीं होता। लेकिन जब स्मृति उठती और उसके बाद वो लोगों को देखती जिसके साथ उसने पिछली रात सपने में ऐसा किया, और वो भी अपने उसके सगे रिश्तेदार, इवन के सगा भाई और पिता तक, तो स्मृति की जो मनोदशा है, हीन भावना उसमें बहुत ज्यादा आ चुकी थी। अब वो बताने से भी डरती थी अपनी माँ को, लेकिन खैर उसने अपनी माँ को बताया। पहले तो उसकी माँ ने भी काफी ज्यादा डांटा फटकारा, लेकिन अब सपनों का क्या है। पहले पहले उसकी माँ को लगा कि शायद टीनेज है, कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा स्टफ, कुछ ऐसा मटेरियल बच्चे इस उम्र में पढ़ते ही हैं जहाँ से कुछ उनके जो दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो एज के मुताबिक ऐसा होता है, कॉमन होता है, तो शायद कभी इसी तरीके में स्मृति कुछ गलत, मतलब आदतों में तो नहीं पड़ गई, कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ गई, लेकिन अब उसका जो परिणाम था ना वो बड़ा खराब था, क्योंकि जिसके साथ भी स्मृति सपने में अपने आप को पाती कि वो संभोग कर रही है, चाहे वो पिता हो, भाई हो, कुछ ही समय बाद ना उनके साथ बुरा होता, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता, किसी को बिजनेस में नुकसान हो जाता, सिर्फ उन्हीं के साथ ही जिनके साथ स्मृति अपने आप को पाती इस हालत में। अब स्मृति इस चीज को कोरिलेट कर रही थी कि जिसको मैं, मतलब जिसके मैं, जो मेरे सपने में ऐसे इस हालत में आ रहा है, उसके साथ बुरा तो हो रहा है कोई ना कोई। और अब ये चीजें धीरे धीरे जब बात बढ़ती गई, फिर बात यहाँ तक पहुंची कि अब किसी को दिखाना चाहिए। जब दिखाया गया तो फिर ये पता लगा कि उस शाम एक प्रेत था जो उसके पीछे लग चुका है, जो इससे अट्रैक्ट हो गया, और वो इससे खेलता है, वो सपनों को मैनिपुलेट करता है, और जब कोई संभोग करता है वो भी वो खुद ही कराता है, जैसे कोई खिलौना होता है ना, उसके साथ खेल रहा हो। और फिर उसके बाद जब वो
पर्सन होता है, सपने में आता है, उसका फिर बुरा भी वही करता है। ये बात काफ़ी अटपटी थी। इनको तो समझ नहीं आ रहा था कि भैया अब हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन पूछा गया तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही था कि स्मृति किसी भी मर्द की तरफ देखे ना, जिसको भी वो देखेगी कुछ ही समय बाद वो ही सपने में आएगा, इसके साथ संभोग करेगा और उसी का बाद में कुछ ना कुछ बुरा होगा और हो सकता है कि आगे जाके जानलेवा भी हो जाए। फिलहाल के तौर पर स्मृति को इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। काफ़ी धागे ताबीज़ बांधे गए, कुछ समय के लिए फ़र्क पड़ता, लेकिन फिर उसके बाद वही हालत हो जाती। तो स्मृति ने अब बिल्कुल ही किसी मर्द की तरफ देखना बंद कर दिया। जब से उसने ऐसा करना शुरू किया है तब से उसको कोई सपना नहीं आता। शुरू शुरू में गलती से अगर वो किसी को देख लेती तो उसके सपने में वो आ जाता, उसके साथ संभोग करता, फिर उसके साथ बुरा होता। इसलिए जब से स्मृति ने बिल्कुल ही देखना बंद कर दिया तो उसके सपने में कोई मर्द आता नहीं है और ना ही उसके शरीर पर किसी तरीके का कोई दबाव पड़ता है। लेकिन क्या ये किसी श्राप से कम है स्मृति के लिए? कब खत्म होगा श्राप, कैसे खत्म होगा, इसके बारे में स्मृति को कुछ पता नहीं। लेकिन बस उसको एक बात का पता है कि जो उसने जिंदगी में गलती की, उसको छोटी सी गलती का इतना खामियाजा भुगतना पड़ा, ये कभी उसने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो इसलिए अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां हम जा रहे हैं वहां पर उन चीज़ों का रूल चलता है जो वहां की रहने वाली है, ना कि हमारा। अगर गलती से भी हम कुछ ऐसा कर दें तो क्या पता कि हमारे पीछे, आपके पीछे कुछ ऐसी चीज़ न लग जाए।